So very important topic, ozone layer depletion and its effects. एक्सटेंसिव क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत से इसमें छोटे-छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ ओज़ोन लेयर? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ओज़ोन लेयर? फिर व्हाट इज़ ओज़ोन लेयर डिप्लीशन? डिफाइन ओज़ोन लेयर डिप्लीशन। व्हाट इज़ ओज़ोन होल? व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ ओज़ोन लेयर डिप्लीशन? व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ओज़ोन लेयर डिप्लीशन? राइट डाउन फ्यू इफेक्ट्स ऑफ ओज़ोन लेयर डिप्लीशन। तो ये सारे जो चीज़ें डिस्कस किए हैं, छोटे-छोटे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं। जैसे पहले भी बताया कि ये जो ज़मीन के इर्द-गिर्द आपको ये जो पूरे का पूरा ब्लूइश सी कवरिंग मिलती है, जिसको हम मिसलीडिंगली आसमान भी कहते हैं, एक्चुअली ये ओज़ोन लेयर होती है जो पूरे ज़मीन के इर्द-गिर्द ऐसे फैली होती है। जैसे एक एक गेंद है तो उसके इर्द-गिर्द सारे का सारा धुआँ आप छोड़ दें, तो वो सारा धुआँ क्या है? वो ओज़ोन लेयर है। तो ज़्यादातर ओज़ोन लेयर ये बहुत बुलंदी पर नहीं होती है, उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, ओज़ोन लेयर बनी कैसे थी और इसकी सारी चीज़ें। सबसे पहले तो इसकी आउटलाइन में बता देता हूँ आपको कि अगर एक्सटेंसिव क्वेश्चन लिखना है तो हम इसमें क्या लिखेंगे। ओज़ोन लेयर के बारे में बताएँगे कि आपको पहले तो पता होना चाहिए ओज़ोन लेयर है क्या चीज़। फिर आप बताएँगे कि वो डिप्लीट मीन कम हो रही है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ओज़ोन लेयर, तो इसी में हम पढ़ेंगे। ओज़ोन लेयर डिप्लीशन बताएँगे। इम्पोर्टेंस से हमें पता चलेगा कि ये कितनी ज़रूरी है आपके लिए, और फिर इसकी डिप्लीशन कैसे हो रही है। ओज़ोन होल किसको कहेंगे? कॉज़ेज़ इसकी क्या हैं ओज़ोन लेयर डिप्लीशन की? मैकेनिज़्म उसका एग्ज़ैक्ट क्या और उसके इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहले ओज़ोन लेयर, तो ये एक्चुअली इज़ अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी गैसेज़ की एक लेयर है। ठीक है? ये मेनली इसमें ओज़ोन लेयर होती है, ओज़ोन गैस होती है, बाकी ये बहुत सी इसमें गैसेज़ शामिल होती हैं। तो इट इज़ द एक्चुअली लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम 10 टू 50 किलोमीटर अबव अर्थ। वेरी इम्पोर्टेंट कि पहले 10 किलोमीटर में ओज़ोन लेयर नहीं होती है। ये पहले 10 किलोमीटर से ऊपर फिर शुरू हो जाती है। 10 से 50 किलोमीटर के दरमियान में ये तकरीबन 40 किलोमीटर ये थिक एक पूरा गिलाफ है जो ज़मीन को लपेटे हुए। पहले 10 किलोमीटर बहुत बड़ी एक वैल्यू है। समझ लें कि आपके जो कुछ बड़े-बड़े पहाड़ हैं उतनी लंबाई बन जाती है ये 10 किलोमीटर। तो पहले 10 किलोमीटर में ओज़ोन लेयर नहीं होती है। उसके बाद ये जो जिसको हम आसमान कह रहे होते हैं ये शुरू होता है। ये जो ब्लूइश स्काई आपको नज़र आ रहा है, एक्चुअली दिस इज़ द ओज़ोन लेयर। ये ज़मीन की सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर से शुरू होती है और 50 किलोमीटर तक जाती है। यानी 10 से 50 टोटल 40 किलोमीटर इसकी टोटल थिकनेस है। इतनी ज़्यादा एरिया में ये फैली हुई है। तो इट इज़ व्हाट इज़ ओज़ोन लेयर? शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आ जाए तो इट इज़ अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम 10 टू 50 किलोमीटर अबव अर्थ। व्हाट इज़ टोटल थिकनेस? 40 किलोमीटर। बिलो 10 किलोमीटर ओज़ोन लेयर नहीं मिलेगी और अबव 50 किलोमीटर भी ओज़ोन लेयर नहीं मिलेगी। इन प्योर फॉर्म इट इज़ ब्लूइश, यानी ज़्यादातर इसमें क्या होती है? ओज़ोन गैस ही होती है। तो प्योर फॉर्म में अगर हम देखें तो ओज़ोन जो गैस है वो ब्लूइश कलर की होती है। बाज़ औक़ात अगर आप देखें कि कहीं स्पार्क क्रिएट होता है, करंट, तो वहाँ पर एक ब्लू सा शोला निकलता है। वो ब्लू शोला जो निकलता है वो ओज़ोन गैस का होता है। तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है वो एटमॉस उसमें एक बनता है फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल ऑक्सीजन से मिलकर फ़ौरन वो बना लेता है, ओज़ोन बना लेता है। तो इन प्योर फॉर्म इट इज़ ब्लूइश होती है, एक्सप्लोसिव होती है और हाइली पॉइज़नस होती है। यानी ओज़ोन प्योर फॉर्म में अगर हम देखें, तो चूँकि ये ओज़ोन लेयर की सूरत में जब होती है तो इम्प्योर होती है, और इसलिए पहले 10 किलोमीटर में होती ही नहीं है। पहले 10 किलोमीटर में लाइफ़ एक्ज़िस्ट करती है, ओज़ोन यहाँ पर नहीं होती है। ये 10 किलोमीटर के बाद है, तो वहाँ पर अगर ओज़ोन है भी तो वो आपके लिए टॉक्सिक नहीं है। इट इज़ वो ब्लूइश कलर की होती है, एक्सप्लोसिव मीन इसमें धमाका हो सकता है, और हाइली पॉइज़नस होती है, ज़हरीली भी होती है। के बाद ओज़ोन इज़ मेड अप ऑफ जो इसकी जो मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टुगेदर। यू नो दैट ओज़ोन को हमने पढ़ा था कि इट इज़ अ केमिस्ट्री में आप डिस्कस करते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्ज़िस्ट करे तो उसको एलोट्रोपिक कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन एक एलिमेंट है तो वो O2 की फॉर्म में भी एग्ज़िस्ट करता है और O3 की फॉर्म में भी एग्ज़िस्ट। के मुतबादल में आपने पॉलीमॉर्फिज़्म पढ़ा था, जब एक कंपाउंड एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्ज़िस्ट करे। तो ओज़ोन क्या चीज़ है? व्हाट इज़ ओज़ोन लेयर? उसकी डेफिनिशन ये होगी कि इट इज़ अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस।
व्हाट इज ओजोन? जस्ट ओजोन, तो वो क्या है? एक गैस है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है और इसमें 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, O3 इसको कहते हैं। बाकी ये इसकी थोड़ी सी डिटेल है, बिल्कुल बॉटम पर ये अर्थ होती है और उसके बाद ये टॉप पर ओजोन लेयर शुरू हो जाती है। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? ऐसे शुरू में भी बताया था कि जमीन अपनी पैदाइश से पहले आसमान यानी डिफरेंट स्टार का एक पार्ट थी, एक स्टार का हिस्सा थी, और फिर आस्ता-आस्ता से वो उस आसमान मीन स्टार से जुदा हुई है, आग का एक गोला थी और फिर ठंडी हुई है। और इसके बारे में जो कुरानी आयात हैं वो आपकी पार्ट 1 बायोलॉजी के शुरू में दी हुई है, कि क्या वो जो लोग बिलीव नहीं करते वो ये नहीं सोचते, ये नहीं समझते कि ज़मीन कभी-कभी आसमान का हिस्सा थी और हमने उसको वहाँ से जुदा किया और फिर इस पर ज़िंदगी हम मर्ज़ वजूद में लेके आए। तो ये बिग बैंग जो थ्योरी है ये कुरान मजीद में पहले से मौजूद है। तो कुरान मजीद में भी वाज़िया लिखा हुआ है कि ज़मीन पहले किसी आसमान मीन स्टार का हिस्सा थी। वहाँ से ये जुदा हुई और उस पर ज़िंदगी, और ज़िंदगी फिर पानी से बनी। हमने ज़िंदगी को पानी से पैदा किया। तो शुरू में जब ज़मीन थी तो उस वक़्त ओज़ोन लेयर नहीं थी। तो बनने में बड़ा टाइम लगा। आगे हम चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। कुछ हाइपोथेसिस हैं एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट, तो वहाँ पर थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। जब पहली ज़िंदगी मार्ज़ वजूद में आई थी तो पहले तो ज़मीन आग का गोला थी, थोड़ी ठंडी हुई, इसमें पानी फिर उबल रहा था। इस उबलते हुए पानी में वेंट हाइपोथेसिस के मुताबिक पहले ऑर्गेनिज़्म बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज़्म बने। बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज़्म शुरू में वो छोटे-छोटे गर्म पानी के उबलते हुए पानी के चश्मे थे, उसमें बने वो। वहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया खुराक पहले से ही। जब ज़मीन वो जो चश्मे थे थोड़ी बहुत उसमें खुराक पहले से ऑटोमेटिकली खुद क्रिएट हुई मौजूद थी। अब चूँकि वो खुराक है, वो जो भी थी, कोई बायोमॉलिक्यूल थे या कोई चीज़ थी, वो पहले से मौजूद थे और बहुत थोड़ी मिकदार में थे। अब अगर ज़िंदगी को कंटिन्यू करना था तो फिर अपनी खुराक खुद बनानी थी। तो फिर फ़ौरन फ़ोटोसिंथेसिस इवॉल्व हो गई थी। फ़ोटोसिंथेसिस जब इवॉल्व हुई तो उन बैक्टीरिया ने अपनी खुराक खुद बनाना शुरू कर दी। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में बहुत ज़्यादा मौजूद थी, हाइड्रोजन सल्फाइड हमेशा तेज़ाबी बारिश होती थी तो वो बहुत ज़्यादा मौजूद थी। तो H2S और CO2 को यूज़ करके, और ये फ़ोटोसिंथेसिस अभी भी प्ला बैक्टीरिया में मौजूद है। तो वो क्या करते थे, वो अपना ग्लूकोज़ बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर ग्लूकोज़ से बाकी उन्होंने कंपाउंड बनाना शुरू किए। शुरू में वो H2S यूज़ करते थे, सल्फर रिलीज़ करते थे, लेकिन बाद में उनको याद आया कि पानी इतना ज़्यादा मौजूद है, तो हम क्यों ना पानी को इस्तेमाल करें। फिर उन्होंने बैक्टीरिया ने पानी को इस्तेमाल करना शुरू किया फोटोसिंथेसिस में, और वो बैक्टीरिया थे सियानोबैक्टीरिया। इस तरह से फिर ऑक्सीजन इवॉल्व होना शुरू। तो शुरू में ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, तो ऑक्सीजन इवॉल्व होना शुरू हो गई। ये जो ऑक्सीजन थी, ये फिर आस्ता-आस्ता से हवा में बिल्डअप होना शुरू हो गई। सियानोबैक्टीरिया से फिर एल्गी बनी, एल्गी से फिर आगे प्लांट्स बने। तो ये एक प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन का मिलियंस, कई हज़ार साल चलता रहा। कई हज़ार साल तक ये जो फोटोसिंथेसिस होती रही, तो इसमें से ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा निकली है कि वो ऑक्सीजन फ़ज़ा में भी जमा होगी और उसी ऑक्सीजन से ओज़ोन लेयर बन गई। तो शुरू में चूँकि ओज़ोन लेयर नहीं थी तो सूरज की ये आने वाली शुआएँ बहुत खतरनाक होती हैं। कुछ शुआएँ तो इंतहाई खतरनाक है, कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉज़ करती हैं, उनको यूवी रेडिएशन कहते हैं और उनके डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे यूवीए लिखा हुआ है, यूवीबी और यूवीसी, ठीक है? तो टॉप से वो सनलाइट पहले ओज़ोन लेयर, ये जो लिखा हुआ है आपको स्ट्रेटोफोर ओज़ोन लेयर, तो यहाँ पर ओज़ोन लेयर मौजूद होती है। तो ये जो लेयर है वो क्या करती थी, पहले जब ओज़ोन लेयर नहीं थी तो ये सारी यूवी रेडिएशन ज़मीन पर पहुँचती थी और कोई भी लाइफ पानी से बाहर नहीं निकल सकती। तो पानी से बाहर निकलती थी ऊपर से यूवी रेडिएशन उसको तबाह कर देती थी। तो इसलिए ज़िंदगी का आगाज़ पानी से ही हुआ। जब तक ओज़ोन बनती-बनती ज़िंदगी पानी में ही मर रही है। फिर क्या हुआ, जब ओज़ोन बिल्डअप होगी तो फिर ज़िंदगी, बाहर का एनवायरनमेंट सही हो गया, ऑक्सीजन डेवलप होगी, सूरज की नुकसानदेह रेज़ नीचे नहीं आ पाई थी जिससे टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन हुआ, तो फिर ज़िंदगी पानी से निकलकर खुश्की पर आई और फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़्म हमने पढ़ा था फंगस थी। तो ये एक प्रोसेस हुआ एवोल्यूशन का। फिर जब ओज़ोन आ गई तो इसने वो जो यूवी रेडिएशन है उनको फ़िल्टर आउट कर दिया। अब बहुत कम
तादाद में यूवी रेडिएशन ज़मीन पर पहुँचती है और वो भी यूवी बी जो पहुँचती है वो जो लेस कार्सिनोजेनिक है, वो बहुत कम मिकदार में। तो ये जो यूवी रेडिएशन है जितना आप बुलंदी पर जाएँगे, ये ज़्यादा होती हैं। तो ओज़ोन लेयर आस्ता-आस्ता जब आप बुलंदी पर जाएँगे, तो जितना ऊपर जाएँगे ओज़ोन लेयर थोड़ी कम होती जाएगी। तो पहाड़ों पर जब भी जाते हैं तो वहाँ पर फिर स्किन जलना शुरू हो जाती है। अक्सर स्किन प्रॉब्लम होती हैं। अगर आप मरी की बुलंदी पर जाओ, माउंट एवरेस्ट पर तो फिर आपको सन जो ब्लॉक क्रीमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जो यूवी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करें। एनी हाउ तो ये जो ओज़ोन की फ़ायदा क्या है इस ओज़ोन लेयर का कि इट फ़िल्टर मोस्ट ऑफ यूवी रेडिएशन यानी ज़्यादातर यूवी रेडिएशन जो कैंसर कॉज़ करती हैं उनको ये फ़िल्टर कर देती है, वापस पीछे भेज देती है। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दीज हार्मफुल रेज ऑफ सन तो सूरज की नुकसानदेह रोशनी से हमें बचा रही है। ये उसकी डिटेल है कि ये ओजोन लेयर सरफेस पर भी बहुत होती है, बहुत कम, फिर टॉप पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेटोस्फीयर में आपको मिलेगी। तो ये फिल्टर करके नीचे जो फ़ायदेमंद भेज रही है। ओजोन डिप्लीशन अब हम देखते हैं कि ओजोन लेयर तो है और वो लेयर की थिकनेस है 40 किलोमीटर। अब अगर वो लेयर आस्ता-आस्ता कम होना शुरू हो जाए तो इसको कहते हैं डिप्लीशन। डिक्लाइन को कहते हैं कम होना। थिकनेस मीन उसकी जो मोटाई है, तो डिक्लाइन इन थिकनेस ऑफ ओज़ोन लेयर इज़ कॉल्ड ओज़ोन लेयर डिप्लीशन। तो ओज़ोन लेयर की जो थिकनेस है वो कम होना शुरू होगी तो इसको डिक्लाइन कहेंगे। तो टोटल थिकनेस हमने पढ़ा 40 किलोमीटर थी और अगर वो 40 किलोमीटर से कम हो जाए तो उसको हम कहेंगे ओज़ोन डिप्लीट होती जा रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ओज़ोन होल। अक्सर जब हमारे ज़हन में आता है ओज़ोन होल तो शुरू में हम भी समझते थे कि ये वाक़ई कोई सुराख होगा जिसको ओज़ोन होल कहते हैं। ये सुराख नहीं है बट सुराख नुमा चीज़ है। यानी जहाँ पर ओज़ोन लेयर इतनी कम हो गई है, तो चूँकि 40 किलोमीटर थिकनेस है तो अगर वो 10 किलोमीटर भी रह गई है तो उसके मुकाबले में बहुत कम रह गई है। उस जगह को होल कहते हैं। मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई है बट उसकी थिकनेस इतनी कम हो गई है तो उस जगह को हम वो होल की सूरत में हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत कम रह गई है। तो लेवल ऑफ ओज़ोन इन ओज़ोन लेयर ओवर द अंटार्कटिक हैज़ फॉलन ड्रास्टिकली एंड हैज़ लेड टू अ होल। ड्रास्टिक डिक्रीज इन ओजोन लेयर थिकनेस जो कि अंटार्कटिक रीजन है। अंटार्कटिक रीजन वो है जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। वहां पर ही क्यों हुआ है? चूंकि उसका एनवायरनमेंट फेवर करता है ओजोन लेयर डिप्लेशन को। ठीक है? तो सो ओजोन लेयर डिप्लेशन जो हुई है तो ओजोन लेयर हैज आल्सो बीन फाउंड टू डिक्रीज आवर आर्कटिक रीजन। जितने भी जहाँ पर बर्फ पाई जाती है वहां पर डिक्लाइन हो रही है क्योंकि वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेते हैं और मैकेनिज्म को प्रमोट करते हैं। जैसे ये कुछ आप पिक्चर देख सकते हैं कि शुरू में ओजोन ये जो ब्लूइश एरिया है, ये जो ब्लूइश एरिया है बहुत कम सा था। आस्ता-आस्ता आप देखें कि कितना फैलता जा रहा है। ये 1979 की पिक्चर है, हमारी ज़मीन की टॉप की और ये 2008 की पिक्चर है कि कितना ज़्यादा वो ओज़ोन लेयर ख़त्म होती जा रही है। तो जितनी ये ओज़ोन लेयर ख़त्म होगी मज़ीद नुकसान मतलब इससे हमें ही इसके नुकसानात भुगतने पड़ेंगे। कॉज़ेज़ क्या है इसकी? ओज़ोन लेयर डिप्लेशन इज़ कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सीएफसीज़ इनको कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में व्हिच कंटेन क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। ये वो कंपाउंड होते हैं जो गैसेज़ में मौजूद होते हैं। जो रेफ्रिजरेटर की गैसेज़ हैं, एयर कंडीशनर में जो भरते हैं, एरोज़ोल स्प्रे में बाज़ औक़ात होती हैं। ये वो गैसेज़ हैं जिसके अंदर ये मौजूद होती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो मेन कॉज़ ऑफ ओज़ोन लेयर डिप्लेशन इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये क्या कर रहे होते हैं? कहता है सब्सटेंस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिप्लीट द ओज़ोन लेयर। ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बाकी तो ओज़ोन लेयर थिकनेस बिल्कुल फिट है, लेकिन कुछ जगहों पर वो क्या हो गई टूट गई है। तो जहाँ से टूट गई है तो वहाँ से हार्मफुल यूवी रेडिएशन डायरेक्ट ज़मीन पर आ रही है, अर्थ पर आ रही है। तो इससे बाज़ औक़ात हीट भी वापस पेनिट्रेट कर जाती है। तो सो ये ओज़ोन लेयर जो डिप्लेशन है इसकी मेन रीज़न है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कैसे करते हैं आगे हम इसको मैकेनिज़्म में डिटेल में डिस्कस। ये जो गैसेज़ हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एयर कंडीशनर इन आवर होम्स। तो एयर कंडीशनर में इस्तेमाल भी करते हैं और वहाँ से पैदा होती हैं। आपसे व्हीकल एंड ऑपरेटिंग रेफ्रिजरेटर जहाँ पर भी आप एसी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर ये गैसेज़ मौजूद होती हैं। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती हैं ये बहुत ही हल्की गैसेज़ होती हैं और ये बिल्कुल बुलंदी पर चली जाती हैं। जैसे ही फ्रिज में से लीक हुई तो सीधी ये ऊपर ओजोन लेयर में चली गई। ओज़ोन लेयर को भी क्रॉस करके वहाँ पर होते हैं चूँकि यूवी रेडिएशन इस पर पड़ती है उससे टकराती हैं। तो यहाँ से फिर निकलते हैं रेडिकल्स क्लोरीन के।
वो क्लोरीन के रेडिकल जो होते हैं फिर ओजोन लेयर को तोड़ना शुरू कर देते हैं। एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जिसको केमिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक सिंगल क्लोरीन एटम कई मिलियंस ओजोन के मॉलिक्यूल को डिग्रेड कर देता है। तो एज CFC राइज टू एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉज क्लोरीन टू रिलीज। आगे ये जो एक फुल एनिमेशन भी है, तो क्लोरीन लीज डिस्ट्रॉय द ओजोन मॉलिक्यूल इन ओजोन लेयर। ये जो CFC हैं ये कहाँ से आ रही हैं? रेफ्रिजरेटर से आ रही हैं। ये चली जाती हैं ओजोन लेयर में, ऊपर उठ जाती हैं चूंकि हल्की गैसेज हैं। वहां पर जाकर ये यूवी रेडिएशन से रिएक्ट करती हैं और वहां से क्लोरीन रेडिकल निकलता है। वो रेडिकल फिर ओजोन लेयर को तोड़ता रहता है। तो इसमें ये एक वैल्यू भी लिखी हुई है, केमिस्ट्री में इससे थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू लिखी हुई है। सिंगल क्लोरीन एटम कैन रिएक्ट विद अल्ट्रावायलेट रेज एंड डिस्ट्रॉय एज मेनी एज 1 मिलियन, यानी 10 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को वो तोड़ सकते हैं। ये पूरा इसका मैकेनिज्म शो किया हुआ है कि ये पूरी अर्थ है, उस अर्थ के इर्द गिर्द ये जो गैस आपको नजर आ रही है, ये ओजोन लेयर को बता रहा है कि इस तरह से मौजूद होती है। इसमें ये जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बताए हुए हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बन, फ्लोरीन और 2 क्लोरीन। ये एयर कंडीशनर इन वगैरह में मौजूद होती है, ये एरोजोल स्प्रे जिसमें यहाँ से गैस निकलती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हवा के जरिए उड़ते हुए चूंकि हल्के होते हैं, ये ओजोन तक पहुंचते हैं। वहाँ यूवी रेडिएशन से टकराते हैं तो क्लोरीन का रेडिकल निकलता है, वो ओजोन लेयर से जाकर टकराएगा, वहाँ से ऑक्सीजन का एटम निकालेगा और तो एक एटम और बाकी O2 नीचे आ जाती है। इस तरह से ओजोन लेयर टूटती रहती है। हर क्लोरीन रेडिकल पकड़ेगा, तोड़ेगा, वापस आएगा, पकड़ेगा, तोड़ेगा, तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जो क्लोरीन ये जो रेड एरिया सारा, ये वो एरिया जहाँ से ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुकी है। तो ये पूरा रेडिश एरिया जो भी शो किया हुआ है, ये ईयर वाइज वो बता रहा है 1991 में कितना है, 1992 में कितना है, 1993 में रेड एरिया वो कह रहा है कि बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। वक्त के साथ साथ ये चीज़ इंक्रीज होती जा रही है। इफेक्ट्स क्या हैं? जैसे ओजोन लेयर थिन हो जाएगी क्योंकि आस्ता आस्ता डिप्लीट हो रही है, तो मोर यूवी रेड्स फ्रॉम द सन आर एबल टू रीच अर्थ। ज्यादातर यूवी रेडिएशन जमीन पर पहुंचेगी, जिस चीज से टकराएंगी उसको नुकसान काज करेंगी क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होती हैं। इफ मोर यूवी रेज रीच द अर्थ एटमॉस्फेयर दे विल अफेक्ट लाइफ इन फॉलोइंग वेज। कैसे करेंगे? इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ, क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा इनका टेम्परेचर हाई होता है तो टेम्परेचर ऑफ अर्थ बढ़ा देंगी। इंक्रीजिंग स्किन कैंसर, कैंसरस होती हैं तो आपको स्किन पर कैंसर हो जाएगा। कैटरैक्ट्स इन ह्यूमन, आंखों के अंदर जो धुंधलापन आ जाता है, नज़र का कमज़ोर हो जाना, जिसको बाद का मोतिया भी कहते हैं। तो इस तरह के जो डिजीजेज आ जाती हैं कि आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत ज़्यादा धुंधला। जैसे अगर आपकी आंखें खराब हैं तो आंखों के आगे वो धुंध सी छा जाती है, उसको हम कहते हैं कैटरैक्ट्स। इंक्रीजिंग स्किन कैंसर अफेक्टिंग क्रॉप्स, क्योंकि फसलों पर डायरेक्ट यूवी रेडिएशन पड़ेंगी, उनको डिस्ट्रॉय करेंगी। प्लांट्स को डायरेक्टली करेंगी, ट्रीज को करेंगी। और मैरीन प्लैंकटन मीन समुंदर के ऊपर तैरने वाले, समुंदर के नीचे पाए जाने वाली स्पीशीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती क्योंकि पानी उसको फिल्टर कर लेता है। लेकिन जो प्लैंकटन होते हैं चूंकि फ्लोटिंग होते हैं, सरफेस के ऊपर होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करेगी। डिजार्टिंग वेदर पैटर्न, ठीक है, तो ये दैट दैट इज द मेन पॉइंट। डिस्टॉर्टिंग वेदर पैटर्न, क्या डिस्टॉर्टिंग वेदर पैटर्न का मतलब होता है कि जो हदीस से मुबारक आपने पढ़ी थी कि जब अल्लाह ताला किसी काम से नाराज होता है, मैंने पहले भी आपको बताया गॉड मीन नेचर, कुदरत की एक फोर्स है बड़ी, वो उस पूरी फोर्स को हम गॉड ऑलमाइटी कह रहे होते हैं। वो नेचर ही को हम कह रहे होते हैं खुदा है। तो ये सबसे बड़ी फोर्स है और पूरी इस कायनात को वो चला रही है, क्या मेन फोर्स है, और उसने आगे इस पूरी कायनात को बनाया हुआ है। इन शॉर्ट हम नेचर ही को गॉड कह रहे होते हैं। तो गॉड ये नहीं कुदरत आपसे नाराज होगी। कुदरत क्यों नाराज होगी? आपके कामों की वजह से नाराज हुई। काम कौन से? ही आपके सामने है। अभी अभी उसके अलावा भी हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन आपने पढ़ा है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। आग लगा रहे हैं हमारी जगह पर, बाज जंगलों में आग लगा रहे हैं बस शुगल मेले की खातर, बाज जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां छोड़ रहे हैं। कभी कभार तो 14 अगस्त को हम खुद भी धुआं छोड़ रहे होते हैं जहाज ऊपर चलाकर। ये जो सूरत हाल है कि जैसे जैसे आप वो काम करोगे जिससे रोका गया है, यानी जो किसी भी लिहाज से इंसान या इंसानियत या दूसरे जानवरों के लिए नुकसानदेह है, तो वो काम खुदा उससे मना करता है कि खुदा आपको कभी भी नहीं कहा जंगल में आग लगा दो अपनी मकसद, क्योंकि वो जंगल में आग लगाएंगे तो वहां पर कितने जानवरों की राइश है वो खत्म हो जाएगी। तो कुदरत तो आपसे नाराज होगी। वो जो आए बकार निकलेंगी छोटे छोटे शरात की,
कि हमको इन्होंने जलाया, इनको तू भी, तो एक एक जो उनकी चीख निकलेगी, खुदा तो उसको सुनेगा। अब इसके नतीजे में खुदा कहता है कि खुदा आपसे नाराज़ होता है तो बेवक़्त की बारिशें बरसाता है। इसको कहते हैं डिस्टॉर्टिंग वेदर पैटर्न। आपका वेदर पैटर्न क्या होता है? डिस्टॉर्ट हो गया, कि बेवक़्त की बारिशें शुरू हो गई हैं। जब चाहिए ही नहीं थी तब बारिशें शुरू हो जाती हैं, जब चाहिए तब नहीं होंगी। तो ये सूरत-ए-हाल है कि वो हदीस मुबारका के साइंटिफिक कि ओज़ोन लेयर डिप्लेशन हो रही है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, दोनों के नतीजे में एक्चुअली ये दोनों काम जो हैं वो इंसान की उन सरगर्मियों की वजह से हैं जो कि माहौल के लिए खतरनाक है और खुदा इससे नाराज़ होता है कि आप माहौल को तबाह कर रहे हैं। तो ये है जो एक छोटी-सी एनिमेशन उसने बताई है कि स्किन जो के ऊपर यूवी रेडिएशन पड़ेंगी तो बहुत ज़्यादा कैंसर शुरू हो जाएगा, प्लांट लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट ओज़ोन लेयर डिप्लेशन। इफेक्ट आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी आपने इसके 1, 2, 3 करके याद कर लेने। तो यहाँ तक आज का लेक्चर इसको खत्म करें।